हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, रीड करते हैं। कंसिडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्राइंग इट्स circumcircle. How can we find out whether the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside? What is the best way of finding out? इस चैप्टर का बिगिनिंग में मैंने समझाया था सर्कम सर्कल के बारे में और सर्कम सेंटर के बारे में। मतलब अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे तो सर्कम सेंटर जो है ट्रायंगल के अंदर होता है, और तीनों में से एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो सर्कम सेंटर जो है वो ट्रायंगल से बाहर होता है। और अगर राइट ट्रायंगल होगा तो सर्कम सेंटर जो है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो ये मैंने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में समझाया हुआ है, तो उसमें जाके वीडियो देख सकते हो, याद है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, हमें बताना है इनसाइड कब कब होता है, उसका प्रॉपर्टीज समझाना बताना है, आउटसाइड कब हो सकता है या ऑन द बाउंड्री कब हो सकता है, इसको लिखना है। ओके, मतलब ड्रॉ किए बिना लिखना है हमें। ओके, तो टू डिटरमाइन, इसमें सिर्फ लिखना है ये क्वेश्चन में आंसर जो है, टू डिटरमाइन whether the circumcenter of a cyclic quadrilateral lies in conditions है inside, outside और on the boundary। ओके, वैसे क्वेश्चन में इनसाइड और आउटसाइड का पूछे हैं। इनसाइड और आउटसाइड we can use the angles of the triangles formed by its diagonals। समझ आया ये कैसे? देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये है, समझ लो ऐसे, ठीक है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अब डायगोनल्स को ज्वाइन करने से ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना चार, उनके एंगल्स के बेस पे हम इनको समझाएंगे। इनसाइड कब होगा, जैसे मैंने अभी एक बार पहले बता दिया, इनसाइड तब होगा जब ये चारों ट्रायंगल्स जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, मतलब लेस देन 90 डिग्री ईच एंगल होना चाहिए। ये ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं। आउटसाइड कब होगा, इनमें से कोई भी ट्रायंगल जो है एक एंगल अगर उसका ऑब्ट्यूज एंगल है दैट इज मोर देन 90, इन दैट केस द सर्कम सेंटर है वो आउटसाइड द क्वाड्रिलैटरल आएगा। या फिर ऑन द बाउंड्री तब आएगा जब इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक स्पेशल केस है। ओके, तो इसको लिखते हैं इनसाइड का आंसर लिखते हैं, इफ ऑल फोर triangles formed by the sides of the intersection of triangles formed by the sides and the intersection of diagonals, ये diagonal का intersection और side intersection of diagonals are acute, the circumcenter lies inside the quadrilateral. The circumcenter lies inside the quadrilateral। ओके, अब आउटसाइड का लिखते हैं। आउटसाइड क्या बताया मैंने, एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए, इंटरनल एंगल में से एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो आउटसाइड द क्वाड्रिलैटरल। इफ एनी ऑफ द इंटरनल एंगल्स of the quadrilateral
of the quadrilateral is obtuse, more than 90. The circumcenter will lie outside the quadrilateral. Outside the quadrilateral. अब एक लाइन वो भी लिख देते हैं, ऑन द बाउंड्री कब होगा, ऑन द बाउंड्री. If the quadrilateral has a right angle, if the quadrilateral has a right angle, ये केसेस है, बिल्कुल चैप्टर का बिगिनिंग में समझाया था. इट इज अ स्पेशल केस, इसमें होता है 90 डिग्री डायमीटर को बेस बना के फिर हम जब एंगल बनाते हैं सर्कल के ऊपर वो 90 डिग्री होता है ना. स्पेशल केस वेयर अ डायगोनल act as the diameter, डायगोनल इटसेल्फ जो है वो डायमीटर होना चाहिए, तो ऐसे में ये जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री होगा. डायमीटर ऑफ द circumcenter and then the circumcenter lies on the midpoint of that diagonal. Diagonal मतलब hypotenuse हो गया. On the midpoint of that diagonal. Okay, diagonal से 90 डिग्री बना हुआ है तो ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया. हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है राइट एंगल के केस में. ठीक है, राइट एंगल ये है इसका, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. रीड करते हैं पहले. व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन सेगमेंट्स. शो दैट इफ द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगे तो then the line segments of one chord are equal to the corresponding line segments of the other. समझ आया? चलो इसको ड्रॉ करके बेटर समझ आएगा. क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रहे और दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है. ओके, ऐसे कर दिया समझ लो, ये सेंटर है समझ लो सर्कल का. ओके, तो ये कॉर्ड्स को हम नेम कर देते हैं. ए बी हो गया, दूसरा कॉर्ड हुआ एम एन, और ये इंटरसेक्ट हो रहे एट पी. ठीक है, और सेंटर ऑफ सर्कल को ओ ले लेते हैं. अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है और एट पी दे इंटरसेक्ट. देन ये जो सेगमेंट्स है ना उनके, मतलब एम पी जो है बी पी का इक्वल होना चाहिए, ए पी जो है एन पी का इक्वल होना चाहिए. कॉर्ड्स इक्वल गिवन है तो इंटरसेक्ट होने से ये जो दो दो पार्ट्स बन रहे हैं ना, वो इसका ये पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए, ये पार्ट इसका इक्वल होना चाहिए. ये हमें प्रूव करना है. ओके, हम सबसे पहले तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देते हैं सेंटर से. ये हो गया. ओपी को भी ज्वाइन कर दो. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ओके, ओपी को ज्वाइन कर दिया. अब इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हम इसको नेम भी कर देते हैं. ये ए बी सी कर दो, इसको डी कर दो. ओके, अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. कैसे होगा, राइट एंगल है दोनों में, दोनों का हाइपोटेन्यूज ये है, कौन सा, ओपी, तो कॉमन है ना, हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया. फिर देखो ये कॉर्ड्स इक्वल है, तो हमारे पास एक थ्योरम है ना, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो ये अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से इनका जो डिस्टेंसेस है ओडी एंड ओसी इक्वल होंगे. इन दैट केस ये दोनों जो है आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए. डन. अब आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट क्यों किया हमने, डीपी और सीपी को इक्वल कर दिए, हो गया. अब देखो एबी का हाफ क्या है, एसीबी है बीसीबी है, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ एबी में ये
पीसी ऐड करेंगे, ए बी इक्वल है ना एम एन का, तो हाफ ऑफ ए बी भी हाफ ऑफ एम एन का इक्वल होगा। तो ये हाफ ऑफ ए बी में मतलब बी सी में ये जो इक्वल पार्ट हमने अभी किया है ना, ये दोनों इक्वल है, तो इसमें ये ऐड कर देंगे तो बीपी आ जाएगा। वैसे ही देखो एम एन इसका इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, उसमें ये इक्वल पार्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं करते जाती हूँ फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वैसे वर्बली समझाने में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या गिवन है, ये दो इक्वल कॉर्ड्स है और इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पी। ए बी एंड एम एन बी टू कॉर्ड्स, बी टू कॉर्ड्स of a circle with center O। ठीक है, उसके बाद और भी क्या गिवन है, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देते हैं, ए बी एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पी। हो गया, कॉर्ड्स इक्वल गिवन है ना, वो भी लिखो, एम एन इज इक्वल टू ए बी। ओके, टू प्रूव क्या करना है हमें, उनके जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, एम पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू एन पी। एम पी इज इक्वल टू पी बी एंड पी एन इज इक्वल टू ए पी, ए पी इज इक्वल टू पी एन या एन पी। ओके, कंस्ट्रक्शन में ये जो ज्वाइनिंग हमने किया है वो पूरा लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, एक तो परपेंडिकुलर हमने किया है, ओडी परपेंडिकुलर टू एम एन, ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी किए हैं, फिर ओपी को ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन ओपी, डन। अब प्रूफ, प्रूफ में पहले ए बी और एम एन इक्वल है तो इनका हाफ ऑफ भी जितने भी है वो सब इक्वल हो जाएंगे, लिखेंगे। क्या होगा, ए बी का हाफ बी सी होगा और ए सी होगा, वैसे ही एम एन का हाफ क्या होगा, एम डी होगा और डी एन होगा। तो जब कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके सारे जितने भी हाफ्स है वो पूरा इक्वल हो जाएंगे, मतलब एम डी इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना, वो सब लिखेंगे। डी डी एम इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम एन, dm is equal to dn is equal to half of mn। ऐसे ही ab का लिखेंगे, ac is equal to cb is equal to half of ab। क्यों, ये क्यों हुआ हाफ, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये रीजन हो गया दोनों के लिए, देन तो अब इसकी वजह से ये जितने भी हाफ हाफ है वो पूरे इक्वल हो गए, therefore dm is equal to dn, dm dn ac और ac और bc, dm is equal to dn is equal to bc is equal to ac। ये हमें चाहिए आगे प्रूफ के लिए, तो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, चारों इक्वल करके रखे ना, अभी ये आगे प्रूफ के लिए हमें चाहिए, ये काम हमने कर दिया। अब हम दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल ओ डी पी एंड ओ सी पी, आरएचएस से करेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इन राइट ट्रायंगल ओ डी पी एंड ट्रायंगल ओ सी पी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हो गया, ये रीजन हुआ उसका, ये ओडी ओसी हो गया। अब ओपी लिखेंगे हम, ओपी तो कॉमन हाइपोटेन्यूज है, कॉमन, फिर एक एक राइट एंगल जो है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन था, एंगल ओडीपी इज इक्वल टू एंगल ओसीपी इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ये बाय कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन।
हो गया। therefore triangle ODP is congruent to triangle OCP by RHS rule, हो गया ना, क्योंकि हमने DP और DC को PC को इक्वल करना था। therefore DP is equal to PC by CP/CT, ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम ये जो हमने निकाला है ना, इसमें ये जो इक्वल पार्ट्स हमने कर रखे हैं ना, अब ये दोनों इक्वल है और दोनों में अगर इक्वल्स ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी इक्वल ही होगा, है ना। वैसे ही ये दोनों इक्वल है तो दोनों में से हम इक्वल पार्ट्स अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिजल्टेंट इक्वल होगा। वही दो चीज करना है हमें, जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम DP इज इक्वल टू PC है ना, इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड डी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड DM ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हो वो देखो, इधर DP में DM ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, MP। सिमिलरली PC है उसमें DM ऐड करेंगे, DM जो है BC का इक्वल है तो DM को बाद में हम BC को DM से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, BP। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए है ना, एक तो वही प्रूव करना है हमें। तो हम DP में DM ऐड करेंगे, इधर भी DM ही ऐड करेंगे PC में, बाद में वो DM को BC से रिप्लेस करेंगे क्योंकि DM जो है BC का इक्वल है। ओके, अब लिखती हूँ मैं, ऑन एडिंग DM to both sides क्या होगा, ये DP plus DM equals to PC plus DM। अब ये जो DM है ना, ये DM जो है, DM को हम रिप्लेस करेंगे BC से क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, DP plus DM equals to PC plus BC। अब फिगर में देखो दोबारा, DP plus DM, DP plus DM तो क्या बना, MP। वैसे ही PC plus BC क्या बना, BP। तो ये एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। therefore MP is equal to BP, ये हो गया। अब दोबारा इधर चलो, ठीक है, इसको चाहिए तो इक्वेशन 2 कर दो, हाँ 2, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करना है देखो, DP कैसे मिलेगा हमें, DN में से PN माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली CP कैसे मिलेगा, AC में से AP माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो हम इधर सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं, इक्वेशन 2 जो है हमारा, क्या है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है DP इज इक्वल टू PC। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे DN में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग DP from DN and PC from AC। फिगर में देख लो, DP from DN and PC from AC, ठीक है। लिखते हैं DN minus DP is equal to DN minus PC। अब ये जो DN है उसको हमें देखो, DN जो है वो DN हाफ ऑफ MN है और AC जो है वो क्या है, हाफ ऑफ AB है। हाफ ऑफ MN और हाफ ऑफ AB तो इक्वल ही है ना, इधर हमने किया है क्योंकि AB और MN इक्वल था, तो इसीलिए इसको रिप्लेस कर देंगे AC से, ठीक है। DN माइनस DP इक्वल्स टू AC माइनस PC। अब अगेन फिगर में देखो, DN माइनस DP, ठीक है, DN माइनस DP क्या बचा, PN। वैसे ही और एक क्या था, AC माइनस PC। अब देखो AC माइनस PC क्या बचा, AP। ये AP इज इक्वल टू PN, लास्ट स्टेटमेंट भी आ गया। तो DN माइनस DP को लिखेंगे, DN माइनस DP इज PN
और AC minus BC is AP. AC minus BC is AP. ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो therefore लास्ट में एक बार लिख दो, MP is equal to PB and AP is equal to PN, ठीक है। एक बारी ऐड करना है इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट ऐड करना है, एक बारी इक्वल पार्ट से इक्वल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, draw a circle in which a chord of 6 centimeter length stands at a distance of 3 centimeter from the center. एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है और वो सेंटर ऑफ सर्कल से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है। तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम कॉर्ड बनाएंगे और उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है तो हम ड्रॉ करते हैं साथ साथ, ठीक है। ओके, ए बी कॉर्ड बना रहे हैं हम 6 सेंटीमीटर लेंथ का, ठीक है। इसको नेम कर देंगे ए बी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। वो किस लिए निकालना है? देखो, सेंटर से जब हम उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, है ना। तो अब सेंटर फाइंड करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और वो 3 सेंटीमीटर में इस कॉर्ड से 3 सेंटीमीटर में डिस्टेंस में उसका सेंटर पड़ेगा, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? पहले कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन में समझाया था मैंने। ए बी का मोर देन हाफ लेना है, लेके एक आर्क ऐसे बनाना है, एक आर्क ऐसे बनाना है, फिर बी से पहले वाले आर्क्स को कट करने हैं ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पूरा पूरा लाइन सेगमेंट तो चाहिए नहीं, बट हम ड्रॉ कर लेंगे, ओके। ये बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एक तरफ बनाएंगे सर्कल, कहीं भी सेंटर, कहीं भी ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ सेंटर, लेकिन मिड पॉइंट से कितना 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर मेजर करते हैं ये, तो इधर से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मैंने आर्क मार्क कर दिया, ये बना 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये अब हमारा सर्कल का सेंटर है, हो गया ये वाला, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है। अब यहां से हम या तो बी को, ओ बी को या ओ ए को रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया हमारा, है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तीनों रेडिया ही हुए ना। तो इनमें से कोई भी एक को लेके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। समझ आ गया ना, ये डायमीटर बन गया। अब इसका हाफ, ये हाफ रेडियस है, तो ओ से लेंगे बी या ए को रेडियस लेके, ओ बी या ओ ए, दोनों में से एक को, किसी को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये ठीक है, ये सर्कल बन गया। थोड़ा सा इसको डार्क कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये सेंटर है, कॉर्ड से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है, और जो कॉर्ड है वो हमारा 6 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कुछ और भी पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं? Is it a circumcircle of the suitable triangle? Yes, ये circumcircle बनेगा, क्योंकि अब ये जोड़ दो, देखो ये अगर ज्वाइन करते हैं
ये ट्रायंगल को तो सर्कम सर्कल बनेगा, है ना। तो ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे। इट इज अ सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, isosceles right triangle. Question number 14. Show that rectangle is the only parallelogram that can be inscribed in a circle. एक सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो वो रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। इसके अंदर ये एक पैरेललोग्राम है। अभी इस पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। ओके, नेम कर दो इसको PQRS। एक पैरेललोग्राम गिवन है। मीनवाइल ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी बन गया। क्यों? क्योंकि चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल के ऊपर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। तो कैसे रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा, देखो वैसे ही समझा देती हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, देयरफॉर ऑपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 होगा, और पैरेललोग्राम है इसीलिए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सम 180 है और दोनों इक्वल है तो 90 ईच हो गया ना, तो फिर हो गया। ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है ही क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल ही होते हैं, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वो रेक्टेंगल बन गया। ओके, तो गिवन लिखते हैं। गिवन PQRS is a parallelogram inscribed in a circle. Inscribed in a circle. To prove क्या है? PQRS rectangle. PQRS is a rectangle. Proof. अब PQRS को सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बताते हैं। PQRS is a cyclic quadrilateral. अब इसके हिसाब से इसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लैटरल। ओके, अब इसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी बनेगा क्या है, एंगल कोई भी ऑपोजिट एंगल का सम 180 ले लो। एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे, सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral। अब P और R इक्वल भी है, वो भी लिखेंगे। ऑल्सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो गिवन था ना, तो अब ये क्या हुआ, एंगल P प्लस एंगल P दोनों ही इक्वल है ना, तो टू एंगल, देयरफॉर टू एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जब P 90 है तो ऑल्सो R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया इन दोनों को लेने से। अगर हम Q एंड S को लेते हैं 180 और दोनों इक्वल, तो Q एंड S भी 90 हो जाएंगे। ऑल्सो R is equal to 90, Q is equal to 90 and S is equal to 90. Therefore, each angle of PQRS is, each angle of PQRS is 90 degree and its opposite sides are equal. Therefore, PQRS is a rectangle. हो गया प्रूफ। Question number 15. Show that if a rectangle is inscribed in a circle, then the point of intersection of its diagonals must lie at the center of the circle. ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो सर्कल का सेंटर भी होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ओके, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो एक सर्कल, उसके अंदर एक रेक्टेंगल, सर्कल हो गया, उसके अंदर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, इसको नेम कर देते हैं ABCD। अब
जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, ये पॉइंट O है। अब हमें ये प्रूव करना है O जो है सर्कल के लिए भी सेंटर है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट तो हो ही रहे, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी भी आना चाहिए यहाँ पे। एक तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट भी होते हैं। तो इन दैट केस देखो डायगोनल इक्वल है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहे हैं, तो AC और BD इक्वल और उनका हाफ ऑफ भी इक्वल, तो ये सारे पार्ट्स इक्वल हो गए ना। AO, DO, CO और BO सारे इक्वल हो गए। इसका मतलब ये सेंटर हुआ सर्कल का। ये क्या है? OC एक रेडियस है, OB भी रेडियस, OA भी रेडियस, OD भी रेडियस है। तो यही प्रूव करना है हमें। ओके, तो लिखते हैं गिवन ABCD is a rectangle inscribed in a circle. Diagonals, दोनों diagonals कहाँ मीट हो रहे हैं? O में। AC and BD intersect at O। हो गया? टू प्रूव क्या करना है हमें? O is the center of the circle। जो सर्कल है उसका सेंटर है। ओके, अब प्रूफ लिखते हैं। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। इन अ रेक्टेंगल क्या होंगे? डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट करते हैं, वही लिखेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बाइसेक्ट हो रहे, तो देखो AO जो है OC का इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, एंड BO जो है वो DO का इक्वल हो गया। ऑल्सो डायगोनल भी इक्वल है ना। डायगोनल कौन से है? AC है और दूसरा BD है। AC और BD, और AC जो है क्या है? AO प्लस CO है, AO प्लस CO। BD क्या है? BO प्लस DO। और हमने अभी इनको इक्वल किया है इधर, है ना। इक्वल किया क्या है? वो प्रॉपर्टी है। तो इसको AO और CO को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AO इक्वल्स टू BO और DO, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BO। तो AO जो है BO का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ट्वाइस ऑफ CO और DO भी कर सकते हैं, है ना। ऑल्सो CO इज इक्वल टू DO। तो ये चारों इक्वल हो गए, ये इसका इक्वल हो गया, ये इसका इक्वल हो गया। इन दैट केस क्या पता लगा हमें? ये जो O है चारों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट पे है, मतलब इनका बीच का डिस्टेंस जो है सेंटर O से अगर शुरू करते हैं हम, O से A का, O से B का, O से C एंड O से D, ये सारे डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल है। तो इधर रीजन चाहिए तो लिख लो। AO जो है OC का इक्वल है एंड BO जो है OD का इक्वल है। तो इससे क्या हो जाएगा? AO BO CO और DO, है ना। AO BO का इक्वल है और BO CO का DO का इक्वल है, तो ये चारों जो है इक्वल हो गए, है ना। इधर से इधर से। अब लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम। O is equidistant from all four vertices, therefore O is equidistant मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है from all four vertices A, B, C and D. Hence, O is the center of the circle. Center of the circle. Question number 16. Consider all chords of a circle of a fixed length. What is the shape formed by the midpoints of all these chords? एक सर्कल के अंदर
कई सारे कॉर्ड्स है और सारे जो है इक्वल लेंथ के है, फिक्स्ड लेंथ के है। इन दैट केस अगर सभी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या शेप बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 16, सपोज एक सर्कल ऐसे लेते हैं। अब इसके अंदर हम शेप जो है वो देखो, कॉर्ड कितने भी ले सकते हैं हम, 4 कॉर्ड भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। जितने भी कॉर्ड लेंगे वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, हम अब 4 कॉर्ड्स लेते हैं। एक ये कॉर्ड हो गया, एक ये कॉर्ड हो गया, ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है। और ये सारे कॉर्ड्स हमने जो लिए हैं अभी 4 कॉर्ड्स लिए हैं और सारे इक्वल लेंथ के हैं। तो इन दैट केस हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इनका बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, है ना, कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल होगा। इन दैट केस ये भी है कि ये मिड पॉइंट हो गया इसका। मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये जो ऐसे शेप बनेगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम ऐसे, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या शेप बनेगा, ये क्वेश्चन है। जब डिस्टेंसेस इक्वल है तो रेडियस का काम करेगा सारे मिड पॉइंट्स को। अभी तो हमने 4 लिया है, सपोज करो ऐसे 10 साइड्स का लेते हैं तो 10 साइड्स ऐसे पास पास आएंगे, लेकिन कंडीशन तो वही रहेगा ना, सारे कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है तो उनका डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, जितने भी साइड्स हमने लिए हैं सभी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स को, तो वो सर्कल बनेगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज सेंटर से ये जो एच तक का मतलब सर्कल जहां बन रहा है सर्कमफ्रेंस का, वो डिस्टेंसेस जो है सभी कॉर्ड्स के इक्वल होंगे, चाहे वो 4 कॉर्ड्स हो, 3 हो, 3 होगा तो ट्रायंगल बनेगा, 4 हो या 10 हो या 100 हो, तो इसको वही लिखना है, शेप जो बनेगा वो सर्कल है। ठीक है, तो रीजन के साथ लिखेंगे, इन एनी सर्कल chords of equal length are equidistant. Chords of equal length are equidistant. कहाँ से, from the center. From the center. Okay, एक प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। अब the line segment joining the center of the circle to the midpoint, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसके लिए, कॉर्ड के लिए। द लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट, ये कॉर्ड के लिए परपेंडिकुलर होगा, है ना। द लाइन सेगमेंट joining the center of the circle to the midpoint of a chord is always perpendicular to that chord. हो गया। अब हम ये बताएंगे कि ये कॉर्ड्स जो है वो एक फिक्स लेंथ के है, तो उनका डिस्टेंसेस भी इक्वल है। तो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं हम ऐसे पूरे सभी मिड पॉइंट्स को, तो वो सर्कल कांस्टेंट रेडियस की वजह से कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रेडियस बन जाएगा सर्कल के केस में, तो सर्कल बनेगा और रेडियाई इक्वल होंगे। सिंस एवरी कॉर्ड of a specific length is equidistant from the center, therefore the set of all the midpoints, कितने भी हो, जितने भी कॉर्ड्स हो, सभी के मिड पॉइंट्स का जो सेट है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करता है फ्रॉम द सेंटर। ये लिखना है अभी, सेट ऑफ all their midpoints maintains a constant distance
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, हो गया। अब हेंस द शेप फॉर्म्ड, सर्कल के बारे में लिखेंगे। हेंस द शेप फॉर्म्ड बाय द midpoints of all the chords और chords of fixed length है, ये जरूरी है। chords of a fixed length in a circle is a, जितना भी हो सेंटर एक ही रहेगा, सर्कल is a concentric circle, ठीक है। Question number 17. In a circle with center O, chords AB and AC are congruent. इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, AB and AC are equal. Explain why this statement is true. आगे एक स्टेटमेंट दिए है, वो क्यों ट्रू है एक्सप्लेन करना है। The center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC. एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर के ऊपर इस सर्कल का सेंटर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ओके, इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। AB और AC को इक्वल रखना है हमें। सेंटर सर्कल का ये रहेगा। अब कॉर्ड्स हम ऐसे बनाते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है इसीलिए, ठीक है। और ये ज्वाइन करते हैं ऐसे, हो गया। नेम कर लो पहले, AC एंड B, AB और AC इक्वल है, ये सर्कल का सेंटर हुआ। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये BAC का एंगल बाइसेक्टर मतलब AO, और ये जो AO है वो सर्कल का सेंटर पे लाई करता है, मतलब उसके थ्रू पास होता है, ये बताना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा, ये साइड इसका इक्वल है, ये कॉमन है और ये रेडियाई है, तो एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल हो गए। कौन से, एंगल BAO एंड CAO, तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर बन गया ना, ये एंगल बाइसेक्टर बन गया, और ये सेंटर का थ्रू ही पास हो रहा है ना, सर्कल का सेंटर का थ्रू, ये एंगल बाइसेक्टर हम प्रूव कर देंगे। और इसमें ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, ये देखो, इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमारे पास एक थ्योरम था ना, AB और AC इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड से अगर सेंटर की तरफ एंगल बनाते हैं तो वो एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर को प्रूव करना है हमें, तो इसका मतलब ये सेंटर के थ्रू पास होगा, ठीक है। गिवन लिखते हैं, गिवन सर्कल with center O and two chords, कौन कौन से हैं, AB and AC are equal in length, या डायरेक्टली लिख सकते हो AB is equal to AC, AB is equal to AC। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ये एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा, एंगल BAO is equal to OAC। ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए, ये दोनों BAO एंड OAC ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ना, AO जो है वो बाइसेक्टर हो गया। प्रूफ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, OA कॉमन हो गया,
ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ओ बी और ओ सी रेडियाई हो गए, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई, फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन था, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। therefore triangle AOB is congruent to triangle AOC by SSS rule. therefore by CPCT हम एंगल्स को इक्वल करेंगे, एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO बाय CPCT। इसका मतलब क्या हुआ, AO जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC। therefore अब वो स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना था वो लिखेंगे, द सेंटर O lies on the angle bisector of angle BAC। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the circle of the center of the circle. The distance between the chords is 7 centimeter. Find the radius of the circle. दो chords given है सेंटर का एक ही तरफ, ओके, और दोनों chords के बीच का डिस्टेंस गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है। तो फिगर बनाते हैं, ये सर्कल है, उसका सेंटर अगर ये है तो दोनों कॉर्ड्स जो है एक ही तरफ है सेंटर का, ओके, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है। और सपोज ये कॉर्ड ए बी है, ये पी क्यू है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर का है और पी क्यू 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर को हम ओ मार्क कर देते हैं। ये वाला पार्ट हमें नहीं पता कौन सा, इसको मार्क कर देते हैं, इसको एम करो, इसको एन कर दो, ओ एन नहीं पता, हम एक्स ले लेते हैं इसको, ओके। फिर ए ओ को ज्वाइन कर दो, एक रेडियस हो गया, पी ओ को भी ज्वाइन कर दो, ये भी रेडियस हो गया, इसको हम आर ले लेंगे, और ये परपेंडिकुलर्स है ओ एन और ओ एम। ओ एन ए बी के लिए परपेंडिकुलर लेंगे, ओ एम पी क्यू के लिए परपेंडिकुलर लेंगे। इन दैट केस हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ए बी जब 24 सेंटीमीटर का है तो ए एन हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। मीनवाइल ए पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर पी एम जो है वो 5 हो गया, ओके। फिर हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो हमें आर मिल जाएगा, आर पहले एक्स मिलेगा फिर उससे हम आर निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है, ए बी का लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, दो कॉर्ड्स का बीच का डिस्टेंस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल है, सेंटर ओ है, सर्कल विद सेंटर ओ हो गया। अब टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है, हमें टू फाइंड लिखना है रेडियस आर। कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर्स जो किए है वो लिखना है, कंस्ट्रक्शन ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऑल्सो जॉइन ए ओ एंड पी ओ, ओके ओके। अब एक एक ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल से पहले ये जो कॉर्ड्स हाफ हाफ हो गए हैं ना परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर वाला थ्योरम से, वो मेंशन कर देंगे। हमें ए एन चाहिए, बी एन नहीं चाहिए, ऑल्दो इक्वली होंगे। ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 24 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ऑल्सो अब इसमें पी एम चाहिए हमें, पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये निकाल के रख लिया, ओके। अब
ट्रायंगल एक एक लेंगे और पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इन राइट ट्रायंगल पहले लेंगे ओ एन ए, हाइपोटेन्यूज होगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ एन स्क्वायर बेस ए एन स्क्वायर। ओ ए को हमने आर लिया हुआ है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एन हमारा 12 है, इधर 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। इसको इक्वेशन 1 बना के रख दो। नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ओ एम पी, ओ एम पी, इसमें हाइपोटेन्यूज होगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ एम स्क्वायर, यहाँ से यहाँ बेस पी एम, पी एम स्क्वायर। ओ पी रेडियस है, अगेन हमने आर लिया हुआ है, आर स्क्वायर। ओ एम देखो ओ एन एक्स है, एन एम 7 है, तो ओ एम क्या हो जाएगा एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है इसको, प्लस पी एम कितना है 5 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आइडेंटिटी लगानी होगी क्योंकि अलजेब्रिक बन गया, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 14x हो गया प्लस 49 प्लस 25, ये कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 9 14 174, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 मार्क करो। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों का LHS इक्वल है, आर स्क्वायर है, तो RHS दोनों का इक्वेट कर सकते हैं हम, है ना। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसका RHS है एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू, इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 144 माइनस 74 ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 14x, तो x इज इक्वल टू 70 अपॉन 14, कितना आया 5, बट हमें x नहीं चाहिए, हमें r निकालना है। तो दो इक्वेशंस है हमारे पास r निकालने के लिए, ये भी है ये भी है, ये इजियर वन है, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स कितना आया 5, 144, 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169 आया, ये है आर का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर।